रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 23 से पहले हमने देखा कि किन लोगों के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। वो लास्ट वीडियो में देख लिया कि कौन कौन से लोग जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स है, नॉन टैक्सेबल पर्सन्स था, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये सब लोग जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहते हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ये सब लोग। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 23, वो बोलते हैं पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए कौन कौन से लोग? एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स, जिसपे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है, कोई सप्लायर है जो एक्सक्लूसिवली है ना सप्लाई करता है क्या? अल्कोहल, है ना, क्या? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिर्फ यही काम करता है वो, है ना, ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए सिर्फ अल्कोहल सप्लाई करता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ऐसे बंदे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अल्कोहल अभी भी स्टेट का सब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो सिर्फ अभी भी अल्कोहल की इनकम पे ही जीते हैं। बहुत सारी इनकम अल्कोहल की होती है और स्टेट नहीं चाहती है कि उसको जीएसटी में लिया जाए, क्योंकि फिर उनकी रेवेन्यू कम हो जाती है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है। बी में any person engage exclusively in the business of supplying goods or services or both that are fully exempt from tax, जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है जीएसटी के अंदर। ऊपर वाला नॉन टैक्सेबल सप्लाई था, ये जो ऊपर वाला है ना वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है और ये एग्जम्प्ट सप्लाई है। एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर मान लो आप समझो ना कि आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का, है ना, अगर यहाँ से कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे जीएसटी नहीं लगाती है। अगर एक्सपोर्ट पे भी जीएसटी लगा देंगे तो फिर ये गुड्स एक्सपोर्ट के अंदर बहुत महंगा हो जाएगा, है ना, फॉरेन मार्केट में वो टिकेगा ही नहीं, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्न ही नहीं कर पाएंगे हम। तो एक्सपोर्ट जो होता है ना वो जीरो रेटेड होता है, जिसपे जीएसटी लगता नहीं, जीरो रेट पे सप्लाई होता है ऐसा। फिर एक होता है नील रेटेड, एक होता है एग्जम्प्ट सप्लाई, है ना, जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है, इस पे नील रेट पे टैक्स लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, ग्रेन्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनके सप्लाई पे जीएसटी नहीं लिया जाता। तो अगर आप सिर्फ इसका ही सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वहां पे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं देखनी है, बात खत्म होगी फिर तो। एनी एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी ऐसा कोई बंदा जो ऐसा इंडिविजुअल, याद रखना इसके अंदर क्या याद रखोगे आप? सिर्फ इंडिविजुअल लोग या सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर ये लोग एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं और अपना जो क्रॉप्स है उसको कल्टीवेट करने के बाद उसको बेचते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर इसके अंदर कंपनी एंगेज होगी तो कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ की ही बात करते हैं जो अपना प्रोड्यूस्ड बेचते हैं, तो वो लोग एग्जम्प्ट है। ठीक है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ठीक है, चलिए डी। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है इसके अंदर? अगर कोई फार्मर है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो वो जो प्रोड्यूस करके बेचता है ना, तो उसको जीएसटी नहीं लेना है सामने से, जीएसटी लेना ही नहीं है सप्लाई पे। लेकिन ये
जो फार्मर होते हैं, जो अपने इनपुट लाते हैं, जो इनपुट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर यूज कर लिया इन लोगों ने, या दूसरा कोई भी इनपुट यूज किया, है ना, तो उसको उनको जीएसटी पे करना हो सकता है, पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए डी, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस हु मे बी एग्जम्प्टेड। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस, है ना, कुछ पर्सन को स्पेसिफाई किया है, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस हु मे बी एग्जम्प्टेड। अब इसके अंदर कौन कौन आ सकता है ऐसा स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस में, कौन कौन है? फॉर एग्जांपल, ऐसा सप्लायर जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, ध्यान रखना, इंटरस्टेट सप्लाई करता है सर्विस का। किसका सप्लाई करता है? सर्विस का, इंटरस्टेट। लेकिन उसका सप्लाई जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। थ्रेशोल्ड लिमिट समझते हो ना, 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन में आगे वाली वीडियो में मैंने समझाया है। अगर उसकी वैल्यू उससे कम है तो ही, और सर्विस के लिए ही, गुड्स के लिए नहीं। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। एक ये एग्जांपल हो गया। फिर यहाँ पे भी लिखा है, देखो, persons who are only engaged in making supply and tax is to be paid on reverse charge basis by the recipient। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं सप्लायर हूँ, चलो मैं सप्लायर हूँ, सप्लाई करता हूँ, लेकिन मेरी सप्लाई पे टैक्स मुझे नहीं कलेक्ट करना है, आरसीएम के बेसिस पे सामने वाले को टैक्स देना है, रेसिपिएंट को टैक्स पे करने जाना है गवर्नमेंट को। तो ऐसे केसेस में मैं रजिस्ट्रेशन करके आता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करके कराऊं क्या, और मैं यही चीज बेचता हूँ, एक्सक्लूसिवली वही चीज बेचता हूँ जिस पे टैक्स देना होता है, रेसिपिएंट को टैक्स कलेक्ट करना होता है और डिपॉजिट करने जाना होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, मैं सर्विस सप्लाई करता हूँ, मैं गुड सप्लाई करता हूँ, सामने वाला रेसिपिएंट है। होता ये है कि मैं सप्लाई करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं और टैक्स मिलता है, मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने जाता हूँ, ये प्रोसेस होता है। लेकिन मेरी पर्टिकुलर सप्लाई में हो रहा है कि मैं सप्लाई तो करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ पैसे मेरी सर्विस के लिए और गुड्स के लिए मिलते हैं। जीएसटी रेसिपिएंट को ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। ऐसे केसेस में वे रजिस्ट्रेशन की उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड और एक है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वैसे तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। मैंने टैक्सेबल पर्सन की वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। इनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। उनको अगर दूसरे स्टेट में जाके मान लो सप्लाई करना है 10, 15, 20, 25, 1-2 महीने के लिए, तो उनको दूसरे स्टेट में आपको कैजुअली रजिस्टर कराना पड़ता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है कंपलसरी। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स बेचते हैं, है ना। तो इस बिजनेस को, इस हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ इन लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जाओ। ठीक है, तो ये वो लोग थे जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके अंदर ही, रजिस्ट्रेशन के अंदर ही क्या लिखा है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसीजर है? चलिए, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूं? तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ऐसा बोलते हैं कि टोटल 30 फॉर्म्स लगते हैं अलग अलग चीजों के लिए। जीएसटी में अलग अलग चीजों के लिए 30 फॉर्म्स बनाए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट ने, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, कैंसलेशन करने के लिए, पता नहीं क्या क्या चीजों करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए हैं, है ना। और सबके नंबर दिए गए हैं, है ना, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो ये इतना कुछ खास नहीं है, ये पैराग्राफ इतना कुछ खास नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे
और यहाँ पे इन लोगों ने प्रोसीजर बताया है, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ये प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है। तो मेरे पास एक अलग से बनाया हुआ चार्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर हम समझते हैं, वो इजी है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकल के वहां चले जाते हैं और फिर वो समझते हैं, मतलब है चीज यही लेकिन समझते हैं वहीं से। चलिए अब हम समझ रहे हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये पूरा इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको इजी पड़ेगा। क्या लिखा है? प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड accompanying द डॉक्यूमेंट्स। पहली बात तो ये, जिस दिन सप्लायर को ऐसा लगता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरा सप्लाई थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ गया। आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से सप्लाई करते हैं। अगर आप गुजरात से सप्लाई करते हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 40 लाख एक्सक्लूसिव भी अगर गुड सप्लाई करते हो तो अगर आपको लगता है कि आपका सप्लाई सर्विस का या गुड्स का थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन कर देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपने एप्लीकेशन कर दी, अब क्या? प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड accompanying द डॉक्यूमेंट्स। जो एप्लीकेशन आपने की होगी और एप्लीकेशन के साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, है ना, आपने जो भी आधार कार्ड दिया हो, पैन नंबर दिया हो, जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दिया हो, जो भी चीज लगती है वो एग्जामिन करेगा। इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, पहले हम इस तरीके से जा रहे हैं, पहले इस तरीके से जा रहे हैं, अभी ये मत पढ़ना, इस तरफ मत देखोगे, राइट साइड मत देखना, आप बॉटम तरफ जाओगे इस तरीके से। एग्जामिन किया और सब कुछ ऑर्डर मालूम चला, यस, तो विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जैसे उसको एप्लीकेशन मिली प्रॉपर ऑफिसर को, 3 दिन के अंदर अंदर वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। जीएसटी आरईजी 06 फॉर्म में, कौन से फॉर्म के अंदर आएगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 फॉर्म के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। क्लियर? एक बात थी। दूसरी बात, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है या उसको सेटिस्फाई नहीं लग रही आपकी एप्लीकेशन, या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं लग रहे हैं, नो, नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या करेगा, है ना, 3 दिन के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन मांगेगा। उसके पास एप्लीकेशन आ गई, नॉट सेटिस्फाइड, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपसे क्या मांगेगा? क्लैरिफिकेशन मांग लेगा कि भाई आपकी इस बात से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप सेटिस्फाई करो, क्लैरिफिकेशन दो। ठीक है, जैसे ही वो आपको ऐसा बताए क्लैरिफिकेशन दो, तो वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्लैरिफिकेशन दे देना है। ठीक है। यस, इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद इट, यस, तो अगेन 7 दिन के अंदर अंदर सेटिस्फाइड हो गया, उसको लगेगा हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट करके दे दी मुझको, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वही आपने मुझे दे दी, तो 7 दिन के अंदर अंदर अगेन क्या करेगा? आपको सर्टिफिकेट दे देगा आरईजी 06 फॉर्म के अंदर। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर से क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी प्रोसीडिंग इन राइटिंग। अगर सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा और आपको राइटिंग में बोलेगा कि एप्लीकेशन को आपकी रिजेक्ट की कर दी है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हम जब एप्लीकेशन करें और 3 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को बोलना पड़ता है कि भाई सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, सर्टिफिकेट उसको देना पड़ता है, लेकिन अगर वो ना दे तो, है ना, इस 3 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर, है ना, अगर प्रॉपर ऑफिसर बोलता ही नहीं कुछ कि नहीं, मतलब कोई क्वेरी भी नहीं है या हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, तो क्या माना जाएगा? तो माना जाएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन सब कुछ ठीक ठाक थी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू मेक एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेता है, तो विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और विद इन 7 वर्किंग डेज, तो क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड, तो मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म हुआ। अब नीचे चलते हैं और नीचे
चलिए नेक्स्ट है, ये खत्म हुआ, 7.3 खत्म हो गया जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर था ना। 7.4 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको इसके अंदर अमेंडमेंट कराना है, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे, except for changes in some core information in the registration application, a taxable person shall be able to make amendment without requiring any specific approval from the tax authority। यानी यहाँ पे जरूरी वर्ड है core information, है ना। अगर इंफॉर्मेशन कोर है, कोर इंफॉर्मेशन है, कोर इंफॉर्मेशन ऐसी कोई है सर्टिफिकेट के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें आपको चेंज करवाना है, तो फिर आपको उसकी अप्रूवल चाहिए, परमिशन चाहिए, है ना। तो फिर अप्रूवल चाहिए, उनके अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, उनको बताना पड़ेगा, अप्रूवल चाहिए। लेकिन कोर इंफॉर्मेशन नहीं है ना। जैसे कि कहाँ लिखा हुआ है फॉर अदर चेंजेस, यानी ये कोर इंफॉर्मेशन नहीं है। अदर चेंजेस मतलब लाइक आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर्स आपको चेंज करना है ना, ये सब चीजें करनी है। तो इसके लिए आपको कोई ऑफिसर की परमिशन नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। वो पोर्टल पे जाके डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्लियर। लेकिन कोर इंफॉर्मेशन में अगर आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि सर इसका मतलब क्या, कोर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा सर, ये बताओ सर। जैसे कि आपको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, समझ में, आपको प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, ये इधर लिखा हुआ है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको दिखाना है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, विद इन 15 डेज ऑफ इवेंट necessitating the change, the proper officer then will approve the amendment within। तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करना है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर, यानी आपने प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज किया, आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया, ठीक है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म कर देना है चेंजेस के लिए, और बाकी के 15 दिन के अंदर अंदर आपको सामने से रिस्पॉन्स मिल जाएगा गवर्नमेंट का, क्लियर। चलिए इसके बाद है नीचे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैंसल करवा दिया आपका, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, द जीएसटी लॉ प्रोवाइड फॉर 2 scenarios where cancellation of registration can be taken place। दो केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। The one when the taxable person no more requires it, जब जो टैक्सेबल पर्सन है उसको चाहिए नहीं रजिस्ट्रेशन, कभी उसका टर्नओवर था, कभी उसका सप्लाई था 40 लाख से ज्यादा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा, अभी उसका टर्नओवर सप्लाई हो ही नहीं रहा है, या उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया, तो भी क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरी कैंसलेशन। तो कैंसलेशन दो तरीके से होता है ना। कैंसलेशन दो तरीके से समझ में आ रहा है, एक आता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब आप, सप्लायर खुद ही कैंसिल करवा रहा है, सप्लायर खुद ही करवा रहा है। और दूसरा होता है अनदर व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर्ड रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसलेशन इन व्यू ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड डिफॉल्ट, स्यू मोटो कैंसलेशन, क्या बोलते हैं उसको, स्यू मोटो कैंसलेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया है कैंसलेशन करने के लिए। somebody is taking action against you for the cancellation of your certificate, that is suo moto, it is not voluntary। सप्लायर तो चाहता ही नहीं था कि कैंसिल हो जाए। तो ये कब होता है, जब आप कुछ डिफॉल्ट करते हो। तो कौन कौन सा डिफॉल्ट करते हो भैया, फॉर एग्जांपल आपने सप्लाई किया लेकिन इनवॉइस नहीं दिया, ये हो सकता है ना। सप्लाई कर दिया लेकिन इनवॉइस ही नहीं दे रहे, तो गलत हो गया भाई, हमारे पास जीएसटी कैसे आएगा गवर्नमेंट के पास। या आपने सप्लाई किया ही नहीं लेकिन फिर भी इनवॉइस दे दिया सॉरी, या आपने दोनों किया लेकिन आप टैक्स ही नहीं भर रहे हो, गवर्नमेंट में टैक्स डिपॉजिट ही करने नहीं जा रहे,
या आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे हो, पिछले 6 महीने से आपने वो रिटर्न ही फाइल नहीं किया, ये क्या तरीका है ना? तो ऐसे केसेस के अंदर क्या करते हैं, आपका सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कर देते हैं। Registrant is not doing business from the registered place of business, or it has issued tax invoice without making supply of goods or services. The taxable person desirous of cancellation of registration will apply on the common party within 30 days of event wanting cancellation. अगर आपको वॉलंटरी कैंसिल करना है तो आप जब भी आपको लगे कैंसिलेशन करना है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देना पड़ेगा। क्लियर है? मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बाकी है जरा देख लेते हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ बाकी है। द स्टॉक हेल्ड ऑन द डेट विथ इफेक्ट फ्रॉम विच ही सीक्स कैंसलेशन। ओके, इसका क्या मतलब है? मान लो कि किसी ने कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन की, वो बोलता है मुझे बिजनेस वाइंड अप कर देना है, मुझे बिजनेस नहीं चलाना है, तो उसने एप्लीकेशन की मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। लेकिन उन स्टॉक का क्या जो आपके पास पड़ा है ना बिजनेस में, जो बेचा नहीं है, वो जिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग लिया होगा, आईटीसी मांग लिया होगा, उसका क्या? तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर, कैंसलेशन की एप्लीकेशन में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जिस दिन आप कैंसिल करना चाहते हो आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है जो बिका ही नहीं है। He will also work out and declare the quantum of dues of payment, credit reversal and the particulars of payment made towards discharge of such liability. कितना टैक्स उसने पे किया है, आउटपुट सप्लाई कितना किया था, तो आउटपुट जीएसटी कितना आया है, इनपुट जीएसटी कितना पे किया है, कितना क्रेडिट मांगा है, कितना गवर्नमेंट को देना बाकी है, कितना एडवांस में दे दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, सेटलमेंट करने के लिए। इन केस ऑफ वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन टेकन डिस्पाइट नॉट बीइंग लायबल फॉर, वॉलेंटरी के अंदर है ना, एक्चुअली इसको नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए मुझे कैंसिल कर देना है, कंपलसरी नहीं उसके लिए। नो कैंसलेशन इज अलाउड until expiry of 1 year from the effective date of registration, है ना, वहां से 1 साल तक तो अलाउड ही नहीं होगा। नो कैंसलेशन इज अलाउड until expiry of 1 year from the effective date of registration। हाँ, यानी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 1 साल के अंदर तो अलाउड ही नहीं है। एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, until expiry of 1 year, यानी 1 साल के बाद ही, रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद ही आप कैंसिल करा सकते हो। It satisfied, the proper officer has to cancel registration within 30 days from the date of application or date of reply to notice if issued when rejection is, ठीक है, कुछ खास नहीं है यार, क्लियर? चलिए, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म हुआ। देख लेना जहां जहां पे भी फॉर्म्स आते होंगे, जहां जहां पे भी डेज आते होंगे, 3 दिन 4 दिन 7 दिन, वो शायद ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है।